आज हम लोग यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। आज जो हमारा एक सबसे पहला सवाल है वो ये है कि एक सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, ठीक है ना। इन वन सेल साइकिल वन टाइम डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो भी एस फेज। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाई नॉट मोर देन वन टाइम, मोर देन एक बार से ज्यादा क्यों नहीं, पहला सवाल। दूसरा है हु inhibit the uh, who inhibit the replication after one time। एक बार के बाद कौन उसका को रोकता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहला जो सवाल है वो अपने में ही बहुत अच्छा सवाल है कि एक बार से ज्यादा क्यों नहीं रेप्लिकेशन होता है एक सेल। और दूसरा सवाल है वो ये होता है कि अगर नहीं होता तो किस कारण से वो रुक जाता है। जब इन दोनों सवालों को हम देखते हैं तो कुछ चीजें हमें समझनी पड़ती। उसमें सबसे पहला जो है वह है रेप्लिकेटर। आप सब लोगों को प्रीवियस लेक्चर से याद होगा, रेप्लिकेटर, नॉट रेप्लिकेशन, रेप्लिकेटर। रेप्लिकेटर के बारे में हम क्या कहते हैं कि दो डीएनए है, मतलब दो डीएनए मतलब एक ही डीएनए का दो स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका कुछ ऐसा एरिया होता है जहां पर ओरिजिन होता है, जैसे ये हिस्सा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ओरी है, और ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेटर, ठीक है। यही प्री आरसी प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब क्या है कि एक बार तो एक्टिवेट हुआ इस फेज में, एक बार एक्टिवेट हो गया तो काम हो गया। अब जब रेप्लिकेशन हो गया आफ्टर एस फेज, एस फेज के बाद यहाँ क्या स्टेटस है कि इससे दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है। दो डॉटर मॉलिक्यूल्स बन गए। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में भी यहाँ रेप्लिकेटर होगा, गाढ़ा हो गया था उसको हल्का कर दें। ये रेप्लिकेटर है, यहाँ पर भी रेप्लिकेटर है। तो अब यदि एक बार ये हो गया काम तो सेल साइकिल में दोबारा नहीं होता, रेप्लिकेटर को आर से इंडिकेट, तो सेल साइकिल में दोबारा रेप्लिकेटर नहीं होता, रेप्लिकेशन नहीं होता। मतलब यही अब अगले सेल में जाएगा। जब ये फिर अगले सेल में जाएगा, भी हम घेर दिए, घेरने का मतलब हो गया टू डॉटर सेल्स, तो फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर ये रेप्लिकेशन। तो पहला जो सवाल था ये वो सवाल तो मैंने यही पूछा था, एक बार से ज्यादा क्यों नहीं, और दूसरा अगर एक बार से ज्यादा नहीं तो कौन उसके लिए जवाब दे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें क्या है कि अगर आप मान लो यूकैरियोट्स में तो एक से ज्यादा रेप्लिकेटर होता है, हम दो रेप्लिकेटर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। उसमें कोई एक रेप्लिकेटर एक्टिवेट होता है, क्योंकि यूकैरियोट में क्या होता है एक से ज्यादा ओरिजिन पॉइंट, उसको R1 R2 कहते हैं। यहाँ लिखते हैं यूकैरियोट्स हैव more than
one replicator, replicator, more than replicators, that is ORI. While प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स have only one. प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक होता है, बट यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको R1 R2 करके इसको ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं कि इसका भी R1 R2, बढ़िया, ये भी R1 R2 है, ये भी R1 R2 है, इसमें से कोई एक ही एक्टिवेट होगा, दोनों एक्टिवेट नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी हम जो मदर ये वाला हिस्सा है, यहाँ हम किसको किसको दिखा रहे हैं? यहाँ तो हम R2 को दिखा रहे हैं कि भाई R2 जो है वही काम हुआ है, अभी R2 ये एक्टिवेट नहीं। अब जब एस फेज हो गया, 2 DNA बन गए, ये दोनों साइट इनएक्टिव हो गए, मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ, ये दोनों साइट जो है वो क्या हो गए? एक्टिव हो गए। तो पहला चीज ये समझ ली है कि भाई क्यों ये इनएक्टिव, और क्या ये अगले सेल साइकिल में भी इनएक्टिव रहेगा? हम कहते हैं नहीं। जब मान लो कि यही सेल है, जब ये फिर अपना अगला जनरेशन में चला गया एस फेज में, फिर इससे भी तो 2 बनेंगे ना। एक ये DNA, एक ये DNA, एक ये DNA। देखिए गाढ़ा वाला हो गया, हल्का कलर लेते हैं। ठीक है, R1 R2, अब क्या है, सेल का तो तीसरा जनरेशन है। एक सेल ये था, पहला जब फर्स्ट जनरेशन था उसमें 2 DNA बने, 2 सेल बने, दोनों सेल में 2 DNA है। अब ये सेकेंड जनरेशन है, अब इस सेल का भी 2 DNA बन गया, R1 R2, इस सेल का भी 2 बन गया, R1 R2। तो अब क्या होगा कि हर जनरेशन में एक बार एप्लीकेशन होगा, उसके बाद ये इनएक्टिव होगा। तो जो सवाल था वो तो जेन्युइन सवाल था ना, कि भाई एक से दोबारा क्यों नहीं होगा। दूसरा सवाल है कि कौन उसको रोकता है, और तीसरा सवाल है कि फिर अगली बार सेल जब एक्टिवेट होगा तो क्यों ये एक्टिव हो जाता है। यदि इस पॉइंट को हम समझ लें तो फिर हमारे लिए आसान होता है। अब यहाँ इसके बाद जो बातें आती हैं वो होता है क्या कि जो DNA का ओरी साइट होता है, डायग्राम हम लेते हैं फिर एक बार। और ये हो गया इसका रेप्लिकेटर साइट। इस रेप्लिकेटर साइट पर क्या होता है, अगर इस पर यहाँ एक फॉस्फेट बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर गया, ये इनएक्टिव हो जाएगा। अगर ये दोनों फॉस्फेट निकल जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये एक्टिव हो जाएगा। अर्थात इसका जो ऑन ऑफ होना है ना, वो फॉस्फेट द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, जैसे दोनों फॉस्फेट हुआ और अब अगले जनरेशन में जाएगा ये, तो अब ये इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह काम जो है वो होता है। ये एक प्री आरसी कॉम्प्लेक्स है, जो प्रीवियस लेक्चर हम लोग पढ़े थे। अब देखिए, 2 तरह के सेल में देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एक्टिव सेल। और देखिए 2 तरह के हम लोग देखने जा रहे हैं, और दोनों में इसका जो फिलॉसफी कैसे बदलता है वो आप जस्ट देखिए। पहला जो है वह है नॉर्मल सोमैटिक सेल,
नॉर्मल सोमैटिक सेल और दूसरा है एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल, तो नॉर्मल सोमैटिक सेल और एम्ब्रियोनिक सेल्स दोनों दो अलग नेचर के होते हैं। कैसे? नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में सेल साइकिल के सभी फेजेज होते हैं, ठीक है ना। आपको चारों फेज दिखेगा इसमें, एम फेज, G1, S, G2 सब दिखेगा। बट एम्ब्रियोनिक सेल्स में जो है आपको दो ही फेज दिखता है, एक एम फेज और एक एस फेज। हर एक फेज के बीच में सब लोग सेल साइकिल पढ़े होंगे, थोड़ा सा टाइम मिलता है जिसमें वो एक फेज से दूसरे फेज में जाने की तैयारी कर लेगा, बस। कोई G1 G2 बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। ये नॉर्मल सोमैटिक सेल। तो नॉर्मल सोमैटिक सेल में क्या है कि प्री आरसी बना, ठीक है ना, प्री आरसी G1 में बना, एस में आउट हो गया, एस फेज में क्या हो गया, आउट, मतलब प्री आरसी आउट हो गया, बाहर चला गया। फिर नेक्स्ट सेल साइकिल में फिर से प्री आरसी बनेगी, यही हम लोग कॉमनली बोलते हैं। अब उससे दोबारा नहीं बनेगा। लेकिन एम्ब्रियोनिक सेल का क्या है? एम्ब्रियोनिक सेल में G1 फेज या G2 फेज तो है नहीं, तो बेचारा एम्ब्रियोनिक सेल क्या करेगा? क्योंकि जब G1 फेज रहेगा तभी वो ऐसा कर पाएगा। इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए क्या है कि जो एम्ब्रियोनिक सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल्स, उसमें नो G1 और G2 फेज होता नहीं है, बट देयर इज अ ट्रांजिशन फेज। एक ट्रांजिशन फेज होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि एम से एस फेज में जब जाते हैं, सॉरी एस फेज, हाँ, एक ट्रांजिशन जोन रहता है, और जब एस से वापस एम फेज में आते हैं तो भी ये ट्रांजिशन जोन जो है वो होता है। और इस जोन में प्री आरसी निकलता नहीं, जो इसका बहुत ही एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि प्री आरसी रिमेन intact with the DNA even during M phase, even during M phase। जैसे कि हम लोगों ने क्या कहा कि G1 फेज में प्री आरसी होगा और S फेज में शुरू होने से जस्ट पहले वो निकल जाएगा, फिर अगले सेल साइकिल में फिर आएगा, G1 में अब जुड़ेगा और फिर मतलब सेल में प्री आरसी हमेशा के लिए नहीं होगा। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं जिसमें एम फेज और एस फेज दो ही फेज होता है, वहां उसके लिए उतना वक्त नहीं होता है कि वो हटे और फिर अगली बार जुड़े। वो एक बार जुड़ा तो जुड़ा ही रह गया, क्योंकि जल्दी जल्दी ये सेल डिवीजन होता है, तो ये तुरंत तुरंत उपयोग में होता है। तो सेल तो हम सब कहते हैं कि सेल बहुत कंजूस होता है, वो पैसे बचाना चाहता है, मतलब एटीपी बचाना चाहता है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो चाहेगा कि हम एम्ब्रियोनिक सेल में सेल डिवीजन पर ज्यादा एनर्जी मतलब अलग से ना खर्च करें, मेरा काम झटपट झटपट। ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है और इसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। एक टर्म आता है लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग ऑफ प्री आरसी। लाइसेंसिंग वर्ड का मतलब ही यहां पर है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। देखिए लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करने का जो है उसको
परमिशन रहता है, कानूनी परमिशन, दैट इज कॉल्ड द लाइसेंस। तो प्री आरसी का बनना ही अपने में लाइसेंसिंग कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ही लाइसेंसिंग हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्री आरसी होता है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू होता है इसका? रेप्लिकेशन। ठीक है, इसलिए लाइसेंसिंग ऑफ प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होने के बाद फिर रेप्लिकेशन होता है और एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। ये सब छोटे छोटे साइंटिफिक टर्म्स हैं। ये छोटे छोटे साइंटिफिक टर्म है और ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। अब हम लोग कह रहे हैं कि एक्टिवेशन ऑफ प्री आरसी कैसे होता है? एक्टिवेशन ऑफ प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स कैसे एक्टिवेशन होगा भाई, है ना? तो कहते हैं कि एक्टिवेशन जो है वो एस फेज में कुछ प्रोटीन की मदद से होता है, बाय टू प्रोटीन काइनेजेस। प्रोटीन काइनेजेस, ये 2 ऐसे एंजाइम हैं जो इस काम को करते हैं, और एक का नाम होता है सीडीके और दूसरे का नाम होता है डीडीके। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। सीडीके का फुल फॉर्म होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मतलब ये एंजाइम है। काइनेज का मतलब होता है जो फॉस्फोराइल ट्रांसफर को कैटलाइज करे, मतलब कि एटीपी से फॉस्फेट लेकर किसी को दे दे या किसी से फॉस्फेट लेकर एडीपी को दे दे। और दूसरा जो है उसका नाम है डीडीके। डीडीके डीडीके का फुल फॉर्म होता है DBF4। ये प्रोटीन है डिपेंडेंट काइनेज, मतलब दोनों एंजाइम जो है ना, वो दोनों एंजाइम फॉस्फेट को जोड़ने वाले एंजाइम है, तो फॉस्फोराइल ट्रांसफर के एंजाइम सीडीके एंड डीडीके। और ये दोनों एंजाइम जो है वो किसको एक्टिवेट करते हैं? प्री आरसी को एक्टिवेट करते हैं। अब इन दोनों एंजाइम को अगर रोक दिया जाए तो प्री आरसी क्या होगा? रुक जाएगा, काम नहीं करेगा और सेल रेप्लिकेशन जो है वो प्रोसेस आगे ठप हो जाता है। अभी क्लैंप लोडिंग का कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी दीवार में ये है क्लैंप लगा हुआ है और इस दीवार में हमको इसमें कुछ टांगना हो, छेद करने वाला कुछ ऐसा छेद वाला रहेगा और उसमें हम दीवार को टांग सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लैंप लोड कराना। उसी तरह से क्या होता है कि जो डीएनए है, डीएनए भी तो एक इंटैक्ट स्ट्रक्चर है ना भाई, ऐसा कोई फेंका हुआ सामान तो है नहीं। उस डीएनए पर कैसे हम हेलिकेज को लोड कर दें, ये हेलिकेज है, हेलिकेज को लोड कर दें, या फिर इस पर हम किस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज को लोड कर दें। देखा था आपने डीएनए पॉलीमरेज का एक वीडियो मैंने शेयर किया था, यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज को कैसे इस पर चढ़ा दें कि काम, दिस इज कॉल्ड क्लैंप लोडिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लैंप लोडिंग। क्लैंप लोडिंग का सबसे पहला जो स्टेप है इसमें वो होता है लोडिंग ऑफ MCM27 हेलिकेज। पहला काम ये है, और दूसरा काम है लोडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, ये 2 महत्वपूर्ण काम, हेलिकेज को लोड करना और डीएनए पॉलीमरेज को लोड करना। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं वो बाहर होते हैं
और इन दोनों एंजाइम को इस तरीके से फिट करना है डीएनए पर कि एकदम सही जगह पर जाके सेट, और उसके बाद दोनों अपना काम शुरू कर दे, अनवाइंडिंग काम शुरू कर दे या फिर डीएनए सिंथेसिस का काम शुरू कर दे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। अगर इसमें थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाएगी तो क्या रेप्लिकेशन हो पाएगा? उत्तर है नहीं, नहीं हो पाएगा। रेप्लिकेशन होने के लिए इस घटना को बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से होना चाहिए। तो ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा डीएनए पॉलीमरेज के बारे में भी जानकारी ले लें। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। There are many types of polymerases reported in eukaryotes. यूकैरियोट में कई प्रकार के पॉलीमरेज को रिपोर्ट किया गया। उसमें जो कुछ पॉपुलर हैं वो है अल्फा पॉलीमरेज, बीटा पॉलीमरेज, गामा पॉलीमरेज, डेल्टा पॉलीमरेज, इप्सिलॉन पॉलीमरेज, थीटा पॉलीमरेज। ये मेन हम लोग बोलते हैं, और एसेसरी में जो है वह है जेटा पॉलीमरेज, लैम्डा पॉलीमरेज, म्यू पॉलीमरेज, ठीक है, केटा पॉलीमरेज, ईटा पॉलीमरेज एंड ये टाउ। मतलब आप सोचिए कि ऊपर 6 और नीचे भी 6, 12 तरह के पॉलीमरेज। ऊपर वाले जो है मेजर ग्रुप है पॉलीमरेज, उसमें भी 2-3 है वो उसके मुख्य है, और बाकी जो है छोटे छोटे काम करते हैं, रिपेयरिंग में थोड़ा सा काम करेंगे। इन सब के बारे में अभी हम लोग को देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में देखेंगे।